नमस्कार। मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज आप सभी को एक प्रश्न देने वाला हूं और इस प्रश्न के साथ साथ जो हमारा पिछला प्रश्न था संथाल विद्रोह से संबंधित, उस प्रश्न के उत्तर में क्या क्या सम्मिलित करना चाहिए ताकि हमें अच्छा से अच्छा नंबर प्राप्त हो सके, उसकी भी चर्चा करेंगे। और इस वीडियो को देखने के पश्चात इसके आधार पर एक बार फिर से आप सभी लोग उत्तर लिखने का प्रयास कीजिएगा। तो आज का प्रश्न नोट डाउन कीजिए। आज का प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है हमारा इतिहास खंड से ही, पटना कलम चित्रकारी की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। प्रश्न क्या है? पटना कलम चित्रकारी की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। इसको लिखकर आप सभी को वहीं एप्लीकेशन पर ही अपलोड करना है, ठीक है ना। ये प्रश्न आपको वहां भी मिलेगा और साथ ही साथ यूट्यूब का जो हमारा सेक्शन है जहां पर हम पिक्चर लगाते हैं वहां पर भी आप सभी को मिल जाएगा। ठीक, चलिए अब पिछला जो हमारा प्रश्न था वो था हमारा, बिहार में संथाल विद्रोह के कारणों एवं परिणामों का मूल्यांकन कीजिए। क्या करना है? मूल्यांकन करना। टेल वर्ड में हमने देखा था मूल्यांकन यानी कि सफलताएं और असफलताएं दोनों का ही यहां पर मूल्यांकन करना है। किस चीज का? कारणों का और परिणामों का। तो प्रश्न क्या है हमारा कि बिहार में संथाल विद्रोह के कारणों एवं परिणामों का मूल्यांकन कीजिए। इस प्रश्न की उत्तर की बात करें तो क्या क्या होना चाहिए? सबसे पहला जो हमारा मुख्य भाग होगा, मुख्य भाग में विद्रोह के कारणों को बता देना है कि क्या क्या कारण रहे जिसकी वजह से यहां पर विद्रोह देखने को मिला, और दूसरा इस विद्रोह के परिणाम क्या क्या हुए, वो सारी चीजें हमें यहां पर देखना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एक एक चीज। सबसे पहले हम यहां पर बात करें तो मुख्य परीक्षा के 3 भाग होते हैं, हमने पहले ही चर्चा किया था। सबसे पहला प्रश्न से संबंधित परिचय करना है ना, परिचय देना यानी कि इंट्रोडक्शन देना। तो इंट्रोडक्शन में क्या होगा? परिचय में हम क्या बताएंगे कि 1855 में संथाल परगना जिसे दामिन एकोह क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, वहां के संथाल जनजातियों के द्वारा किया गया विद्रोह संथाल विद्रोह के नाम से जाना गया। यानी कि परिचय में क्या करना है कि जितना भी हम उत्तर में लिखने वाले हैं उन सभी का झलक जो है हमारा इंट्रोडक्शन में दिख जाना चाहिए। तो हम क्या बताएंगे कि 1856, ये कम शब्दों में पूरे चीज को झलका दे, सबसे अच्छा इंट्रोडक्शन माना जाएगा। तो 1855 में संथाल परगना जिसे दामिन एकोह क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है, वहां के संथाल जनजातियों के द्वारा किया गया विद्रोह क्या कहलाया? संथाल विद्रोह कहलाया। और ये जो विद्रोह था वो किसके खिलाफ? जमींदारों के, अंग्रेजों के, अधिकारियों के, है ना, इन सभी के खिलाफ था। अर्थात हम इसे दीकू कह सकते हैं ना, दीकू अर्थात जो बाहरी लोग थे वहां पर, ठीक है ना। यहीं पर हम बता देंगे कि ये जो विद्रोह हुआ इसका आंदोलन किसके द्वारा? सिद्धू और कान्हू के द्वारा, है ना। 4 भाई थे, है ना, 4 भाई थे, चांद और भैरव भी थे। तो मुख्यतः यहां पर नेतृत्व किसके द्वारा? सिद्धू और कान्हू के द्वारा किया गया। और इसका परिणाम क्या रहा कि एक संथाल परगना जिले की स्थापना हुई। तो इंट्रोडक्शन में हम कम शब्दों में इतनी सारी चीजों को बता देंगे तो हमारा सबसे अच्छा इंट्रोडक्शन माना जाएगा। आप इसे अपने लैंग्वेज में कैसे भी दे सकते हैं, लैंग्वेज में यहां पर नहीं लिखवाऊंगा क्योंकि मैं जो लिखवाऊंगा आप लोग सेम टू सेम कॉपी कर देंगे। और यहां पर सीधे तौर पर लिखा हुआ है कि आप उत्तर को अपने लैंग्वेज में ही दे तो ज्यादा प्रेफर किया जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन। अब यहां पर देखते हैं कारण क्या रहे, किन किन कारणों से यहां पर संथाल विद्रोह हुआ। तो संथाल विद्रोह की बात करें तो कारण में हम देख सकते हैं कि कब से, लगभग 1790 से। जो क्षेत्र देखिए हमारा सिंहभूम, मानभूम, वीरभूम, ढालभूम और बांकुड़ा, इन सभी क्षेत्र के जो संथाल जनजाति थे, जब यहां पर जमींदारी प्रथा लागू हुई, परिणामतः क्या हुआ, इन सभी के वजह से इन संथाल जनजातियों को जमींदारों के द्वारा बड़े स्तर पर शोषण किया गया, सताया गया। परिणामतः ये सभी जनजाति अपना क्षेत्र जो इनका सिंहभूम, मानभूम, ढालभूम, वीरभूम, बांकुड़ा वाला क्षेत्र था, वो सभी छोड़कर, उस क्षेत्र को छोड़कर ये कहां आके बसने लगे थे? संथाल परगने में आकर बसने लगे थे, जिसे दामिन एकोह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना। अब यहां पर क्या हुआ, थोड़ी सी संथाल जनजातियों की बात करें तो संथाल जनजाति कृषि एवं वन पर निर्भर थी, है ना। संथाल जनजाति ये मुख्यतः कृषक हुआ करते थे और साथ ही साथ वन संसाधनों पर भी निर्भर हुआ करते थे। लेकिन जब यहां पर जमींदारी प्रथा लागू हुई तो जमींदारी प्रथा की वजह से क्या हुआ, अंग्रेज समर्थित जितने भी जमींदार थे उन जमींदारों के द्वारा इनका बड़े स्तर पर शोषण किया जाने लगा, उन जमींदारों के द्वारा इनका बड़े स्तर पर शोषण किया जाने लगा, है ना। अलग अलग प्रकार के यहां पर कर लगा दिए गए और कर में इतनी वृद्धि कर दी गई कि ये
ये जो यहाँ पर ये जनजाति थी, ये उस कर को चुका पाने में सक्षम नहीं हो पाई। परिणामतः इस कर को चुकाने के लिए वो कहां पहुंचे? साहूकारों के पास पहुंचे और साहूकारों से यहां पर उन्होंने क्या किया? ऋण लिया। साहूकारों से इन्होंने क्या किया? ऋण लिया और इस ऋण से इस कृषि कर को चुकता किए। अब यहां पर जो भी पैदावार थी उससे तो भर नहीं पाए। कारण क्या रहा? साहूकारों से इन्होंने ऋण लिया और ऋण लेकर इसको चुकाए। अब यहां पर साहूकारों के द्वारा ऊंची ब्याज दर पर इनको ऋण दी गई, यानी कि ब्याज दर इतना ज्यादा था कि धीरे धीरे ये डबल, ट्रिपल, 4 गुना, 10 गुना होने लगा। परिणामतः क्या हुआ कि ये इसको चुका नहीं पाए और जब चुका नहीं पाए तो ऐसी स्थिति में उनका शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न के साथ साथ शोषण किया जाना यहां पर प्रारंभ कर दिया। तो यहां पर जो जमींदारी प्रथा आई, जमींदारी प्रथा के कारण वो जो ऋण चक्र होता है, ऋण चक्र क्या? यानी कि एक बार फंस गए तो दोबारा उससे बाहर नहीं निकल सकते, वो लगातार फंसते जाएंगे। तो इस जमींदारी प्रथा के कारण वो क्या हुआ? शोषण चक्र में फंसते चले गए और इतना ऋण बढ़ गया कि वो उसको चुकता नहीं कर पाए। और ऐसी स्थिति में क्या होता था कि जब ऋण चुका पाने की स्थिति में वो नहीं होते थे तो इनका जो जमीन था वो किसको? दीकुओं को बेच दी जाती थी, दे दी जाती थी। दीकू कौन थे? जो बाहरी लोग आकर इनके क्षेत्र में बसने लगे थे। तो प्रारंभिक दौर में क्या था? ये अपने क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से कृषि कार्य करते थे, वन संसाधनों पर निर्भर थे और उसी से अपना जीवन यापन करते थे। जमींदारी प्रथा की वजह से स्वतंत्र कृषि नहीं कर पाए, ऋण इनके ऊपर लाद दी गई। साथ ही साथ बाहरी लोग, है ना, बाहरी लोगों का जो आवागमन हुआ इनके क्षेत्र में, परिणामतः ये जो जनजाति थी माफ कीजिएगा ये जो जनजाति थी ये अपने ही क्षेत्र में सिमटने लगी थी, अपने ही क्षेत्र में सिमटने लगी थी। ठीक है, तो ये अपने ही क्षेत्र में क्या हुआ था? ये जनजाति सिमटने लग गई थी। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा? ये जाएंगे न्याय व्यवस्था के पास, है ना, पुलिस के पास, प्रशासन के पास कि भैया हम ऐसे चक्र में फंस रहे, ऐसे सताया जा रहा है, आप हमारी हेल्प कर दीजिए। और ऐसी स्थिति में ये जो न्याय व्यवस्था थी, इनकी न्याय व्यवस्था इनकी पक्ष नहीं ली। पक्ष किसका ली? जो समृद्ध प्रकार के इनके शोषक थे, जिनके द्वारा इनका शोषण किया जा रहा था, उन्हीं का पक्ष लिया गया न्याय व्यवस्था की द्वारा। अब ऐसी स्थिति में क्या हुआ? एक तो शोषण हो रहा है और इनकी हेल्प करने वाला कोई नहीं है। और ऐसी स्थिति में ये जो जनजाति लोग थे ये यहाँ पर आत्महत्या करना प्रारंभ कर देते हैं, क्योंकि बड़े स्तर पर इनका शोषण हो रहा है, जमीनें छीनी जा रही है और यहाँ पर बाहरी लोग के आने की वजह से ये धीरे धीरे सिमटने लगे हैं। साथ ही साथ एक और तथ्य इसमें डाल सकते हैं, यहां पर मैंने नहीं लिखा, कि इनकी जो कल्चर होती है, कल्चर अलग होती है ना। और बाहरी लोग जब इनके क्षेत्र में आने लगेंगे तो इससे क्या होगा? इनका कल्चर जो था वो खतरे में पड़ने लगा। इनको लगने लगा कि अगर ये हमारे क्षेत्र में रहे तो हमारी जो संस्कृति है वो यहाँ पर समाप्त हो जाएगी। तो ये सभी कारण रहे जिनकी वजह से क्या हुआ? इन लोगों के मन में विद्रोह की भावना जागृत होने लगी। लोग आत्महत्या, अभी विद्रोह की भावना जागृत नहीं हो रहा है, अभी लोग आत्महत्या कर रहे हैं। और ऐसी स्थिति में भगवान को वो लोग याद करने लगे कि हे भगवान, अब आप ही ऐसे कोई कार्य कर सकते हैं, आप ही ऐसे नायक को भेज सकते हैं जो हमें इन सभी से, है ना, जो हमें इन सभी से निवार सके, निकाल सके। ऐसी ही स्थिति में दो यहाँ पर नेतृत्वकर्ता, दो नौजवान युवा उभर के सामने आते हैं जिन्हें आप सिद्धू और कान्हू के नाम से जानते हैं, सिद्धू और कान्हू के नाम से जानते हैं। तो मुख्य भाग में कारण के रूप में हम ये बताएंगे, है ना, ये भी हमारा कारण के रूप में ही होगा, परिणाम में भी इसको सम्मिलित कर सकते हैं, कारणों में भी सम्मिलित कर सकते हैं, कहीं भी, ठीक है ना। बस पैराग्राफ चेंज कर देना है। अब पैराग्राफ चेंज करके क्या लिखेंगे आगे कि सिद्धू और कान्हू नामक ऐसी स्थिति में जब लोग भगवान को याद कर रहे थे, लोग आत्महत्या कर रहे थे, ऐसी स्थिति में सिद्धू और कान्हू नामक दो नेतृत्वकर्ता, दो नौजवान युवक यहां पर आते हैं, लोगों को क्या करते हैं? संगठित करते हैं, एकजुट करते हैं, साथ ही साथ लोगों के मन में साहस भरते हैं कि आप ऐसी सिचुएशन से घबराए नहीं, हम हैं, हम ही क्या करेंगे? हम ही इन समस्याओं का निदान करेंगे। अकेले रहेंगे, अंग्रेजों के द्वारा
सबको सताया जाएगा, लेकिन जब हम एकजुट हो जाएंगे, है ना, तो उसकी शक्ति एक अलग ही होती है। तो इन्होंने लोगों में साहस भरा, साथ ही साथ उन सभी को एकजुट किया और एकजुट करके इन दिकुओं के खिलाफ लामबंद लड़ाई लड़ने की शपथ ली गई। तो ये लड़ाई कब ली गई उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। तो समय काल था 1855 ईस्वी, है ना। प्रारंभ कहां से हुआ है? 1790 से, ठीक है ना। उससे पहले से भी शोषण होता था, लेकिन मुख्य रूप से देखें तो 1855 ईस्वी में संथालों का एक सभा किया गया, है ना। संथालों का एक सभा किया गया जिसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? चुन्नू माझी के जो 4 पुत्र थे। कौन कौन से? सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव। ये चुन्नू माझी के 4 पुत्र थे। इन चारों के द्वारा इस सभा का नेतृत्व किया गया जो 1855 ईस्वी में किया गया। और इसी सभा में ये जो दीकू लोग थे, अंग्रेज अधिकारी थे, जमींदार थे, इन सभी के खिलाफ लामबंद लड़ाई लड़ने की यहां पर शपथ ली गई। कही गई कि जब तक हम इस दीकुओं को अपने क्षेत्र से भगा ना दें तब तक हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। तो यहीं से शपथ लिया गया। कब? 1855 ईस्वी में। जब यह सभा हो गई तो सबसे पहले तो यहां पर चेतावनी दी गई कि भैया आप सभी हमारे क्षेत्र को छोड़कर चले जाएं, अन्यथा की स्थिति में हम अपने पे उतर गए तो फिर तुम्हारा क्या होगा समझ लेना। तो यहां पर क्या किया गया? सबसे पहले दीकुओं को चेतावनी दी गई कि भैया आप हमारे क्षेत्र छोड़कर चले जाएं। अब उन्हें लगा क्या फालतू का बात किया जा रहा है, इतने साल से तो हम सताए जा रहे हैं, इनके कहने से हम डर जाएंगे। कोई असर नहीं हुआ उनके ऊपर, कोई असर नहीं हुआ। ये कहे और इनका कोई असर नहीं हुआ। यहां पर देखा जाए तो यहां पर दीकुओं में हम क्या क्या देख सकते हैं? अंग्रेज अधिकारी, दीकू यानी कि जो बाहरी लोग यहां पर आकर बस गए। तो इसमें अंग्रेज अधिकारी थे, कर्मचारी थे, अधिकारी थे, साथ ही साथ जमींदार थे। तो यहां पर ये जो लामबंद लड़ाई लड़ने की बात की गई, प्रमुख निशाने पर कौन थे? यही दीकू लोग थे, जिसमें अंग्रेज, कर्मचारी, अधिकारी, जमींदार लोग थे। ये प्रमुख निशाने पर थे। साथ ही साथ ये जो सभा हुई, सभा के साथ साथ उसके बाद से क्या कर दी गई? यहां पर एक घोषणा की गई। घोषणा क्या? कि हम अब सरकारी आज्ञा को नहीं मानेंगे, जो भी सरकारी आज्ञा होगी हम उसे नहीं मानेंगे। दूसरा क्या? लगान नहीं देंगे, जिसकी वजह से शोषण हो रहा है ना। तो दूसरी यहां पर घोषणा क्या की गई? कि हम लगान नहीं देंगे। और तीसरी घोषणा की गई कि ये जो दामिन एकोह क्षेत्र है यहां पर हम अपनी सरकार स्थापित करेंगे। अंग्रेजों के द्वारा स्थापित किया गया सरकार की ना बात हम मानेंगे और ना ही हम मानेंगे कि यहां पर कोई सरकार है। तो 3 घोषणाएं की गई। अंग्रेज सरकारी आज्ञा नहीं मानने की, दूसरा लगान नहीं देने की, और तीसरा इस क्षेत्र में दामिन एकोह क्षेत्र में अपनी सरकार स्थापित करने की। इसी बीच में घटना घटती है। महेश लाल दत्त जो वहां के दरोगा थे उनकी हत्या कर दी जाती है ना, उनकी हत्या कर दी जाती है। और जो चेतावनी इनको दी गई थी दीकुओं को कि ये क्षेत्र छोड़कर भाग जाए, जिन्हें वो हल्के में लिए, परिणामतः क्या हुआ कि चेतावनी दिया गया, नहीं गए। इसके बाद से क्या हुआ कि ये जो जितने भी संथाल लोग थे, यहां पर जितने भी दीकू लोग थे, सभी को चुन चुन कर मारना प्रारंभ किया। और प्रमुख निशाने पर कौन थे? वही अंग्रेज, है ना, अंग्रेज अधिकारी, जमींदार, ये सभी प्रमुख निशाने पर थे। तो चेतावनी के बाद जब वो हल्के में लिए, इनके द्वारा प्रारंभ कर दिया गया और चुन चुन कर मारा जाना यहां पर प्रारंभ कर दिया जाता है। ये जो यहां पर विद्रोह हुआ इसे खुला सशस्त्र विद्रोह कहा गया, है ना। खुला सशस्त्र विद्रोह था और ये कहलगांव से प्रारंभ होकर राजमहल, भीमभूम, है ना, वीरभूम, बांकुड़ा, हजारीबाग, इन सभी क्षेत्रों तक फैल गया 1856 ईस्वी आते आते। अब ऐसी स्थिति में कंपनी क्या करेगी? भैया ये क्या हो गया, हम तो ऐसी अपेक्षा भी नहीं किए थे, है ना। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ? कंपनी की चिंता यहां पर बढ़ने लग गई। जब ऐसा यहां पर विद्रोह हुआ, चुन चुन कर मारा जाने लगा, तो कंपनी सबसे पहले बोली कि भैया आओ तुमसे बात करते हैं, क्या कारण है, क्या कारण है कि तुम लोग ऐसा करते हो। अब यहां पर जितने भी जनजाति लोग थे, संथाल लोग थे, बोले कि भैया पहले हम बहुत प्रयास कर चुके हैं आपसे कि आइए हम बात करते हैं, अपनी जो भी दुख दर्द था सभी आपको बताए, लेकिन इस पर कोई भी आप लोगों का प्रभाव नहीं पड़ा। और आज जब हम यहां पर विद्रोह, सशस्त्र विद्रोह प्रारंभ कर दिए हैं, तब अब बात करने की बात करते हैं। अब यहां पर बहुत देर हो चुकी है और हम आपकी यहां पर कोई बात नहीं मानने वाले हैं।
और ये जो बात करने का प्रयास किया जा रहा था, संथाल इसे सुनने तक को तैयार नहीं थे। और यहाँ पर बात और आगे बढ़ने लगी, जितने भी यहाँ पर कार्यालय थे, अंग्रेजी कार्यालय, इन सभी को भस्म किया जाने लगा। अंग्रेजी कार्यालयों को भस्म किया जाने लगा। जहां भी अंग्रेज दिखते उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाता। अंग्रेजों की बात करें तो यहां पर अंग्रेज अधिकारी तो थे ही, अंग्रेज अधिकारियों के साथ साथ इन लोगों ने अंग्रेज महिलाएं और अंग्रेज बच्चों तक भी नहीं छोड़ा। पूरा नामो निशान मिटाने का यहां पर शपथ ले लिया गया था। बड़े स्तर पर यहां पर क्या किया गया, हड़कंप मचाई गई, विद्रोह किए गए और लोगों को यहां पर मारा जाने लगा। अब ऐसी स्थिति में क्या हुआ, प्रशासन में हड़कंप मच गई कि भैया ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। बड़े स्तर पर हड़कंप मच गई। पहले ही बात करने का प्रयास किया गया था तो इन लोगों ने बात करने से मना कर दिया। परिणामतः कंपनी ने क्या किया, सेना को खुली छूट दे दी कि भैया पूरा छूट है, तुम्हें गोली चलाना है गोली चलो, जो करना है करो, लेकिन इस विद्रोह को जल्द से जल्द दबा दो। अब जब सेना को ऐसी छूट मिल जाएगी तो क्या होगा, सेना यहां पर बड़ी बर्बरता के साथ इन संथाल विद्रोहियों को यहां पर गिरफ्तार की, दिन रात एक कर दिए, बर्बरता के साथ इस विद्रोह को दबाया गया। तो अंततः देखा जाए तो यहां पर इस विद्रोह को तो दबा दिया गया है ना, सेना पूरा दिन रात एक कर दी। जितने इनके संथालों से संबंधित गांव थे, गांव के गांव जला दिए गए। अधिकांश नेता जो थे इस विद्रोह के, वो या तो मारे गए या फिर गिरफ्तार कर लिए गए। गिरफ्तार किए जाने में देखें तो सिद्धू कान्हू जो थे उन्हें गिरफ्तार कर दिया गया है ना, गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार करके बरहेट में इन्हें फांसी दे दी गई। जबकि यहां पर गोलियों के शिकार की बात करें तो दो भाई यहां पर फांसी से लटका दिए गए और दूसरे की बात करें चांद और भैरव, तो ये गोलियों के शिकार हो गए। तो ऐसे ये चारों भाई यहां पर शहीद हो गए, दो फांसी के माध्यम से और दो की बात करें तो गोलियों के शिकार यहां पर हो गए। तो अंततः देखें तो अंततः क्या हुआ, यहां पर विद्रोह को दबा दिया गया। अब इसका जो रिजल्ट आता है उसे हम निष्कर्ष के रूप में डाल दे तो और ज्यादा बेहतर होगा। तो निष्कर्ष के रूप में हम क्या डालेंगे, ये देखते हैं। निष्कर्ष के रूप में हम क्या डालेंगे, यहां पर हम बोलेंगे कि अंततः इस विद्रोह को तो दबा दिया गया, अंततः इस विद्रोह को दबा दिया गया, लेकिन इसमें असफलता मिली हम ऐसा भी नहीं कह सकते। कुछ हद तक इसमें सफलता अवश्य ही मिली। सफलता के रूप में हम कैसे देख सकते हैं, जो यहां पर अधिकांश दीकू लोग थे, जब इनको जबरदस्ती पकड़ पकड़ के मारा जाने लगा तो अधिकतर तो मौत के घाट उतार दिए गए और बचे खुचे लोग थे उसमें से या तो भाग गए, वो क्षेत्र छोड़ दिए, या फिर जो लोग वहां पर रहे वो यहां पर दहशत में ही जीवन अपना व्यतीत किए। हमेशा उनके मन में लगा रहता था कि कभी भी ऐसी घटना घट सकती है। तो सफलता हम देख सकते हैं क्या हुआ कि अधिकतर दीकू या तो ये क्षेत्र छोड़कर चले गए या फिर जो यहां पर रहे वो एक डर के साए में यहां पर जीवन व्यतीत करते रहे। इस नेतृत्वकर्ता को जो यहां पर सिद्धू और कान्हू थे, सिद्धू और कान्हू को वर्तमान में झारखंड के लिए पूजनीय है ना, झारखंड के जितने भी लोग थे लोग हैं भगवान के रूप में इन्हें वहां पर झारखंड में पूजा जाता है। तो यहां पर देखा जाए महत्वपूर्ण यहां पर नेतृत्व की भूमिका निभाई गई। बात करें यहां पर तो जनवरी 1856 ईस्वी में अंततः विद्रोह को दबा दिया गया, लेकिन सरकार को भी यह सोचने पे मजबूर कर दिया इस विद्रोह ने कि आखिर ये विद्रोह हुआ क्यों, है ना, आखिर ये विद्रोह हुआ क्यों, क्या कारण रहे जिसकी वजह से संथालों के मन में ऐसी सिचुएशन आई और इतने बड़े स्तर पर क्या हुआ, विद्रोह हुआ। तो विद्रोह को तो यहां पर दबा दिया गया, लेकिन साथ ही साथ सरकार जो थी यहां पर संथालों की शौर्य और वीरता को भी स्वीकार की। उसने माना कि हां इन्होंने बड़े ही शौर्य के साथ, बड़े ही वीरता के साथ अपनी लड़ाई को लड़ी है। और अंततः इस विद्रोह के कारण ही सरकार को यह महसूस हुआ कि अब हमें कुछ इस क्षेत्र में प्रशासनिक परिवर्तन करने की आवश्यकता है। परिणामतः 30 नवंबर 1856 ईस्वी को संथाल परगना जिले की यहां पर स्थापना की गई। ठीक है ना, तो यह है पूरा संथाल विद्रोह। और इतनी सारी चीजें क्रमबद्ध तरीके से आप अपने भाषा में लिखते हैं तो आपका उत्तर जो होगा एक परिपूर्ण उत्तर माना जाएगा और 38 नंबर में से आपको 25-30 नंबर आसानी से मिल जाएगा। 38 में से 38 कभी नहीं मिलेगा, यह बात ध्यान में रखिएगा। तो क्रमबद्धता विशेष ध्यान रखना है ना। इतनी सारी जो डेटा है उन सब को क्रमबद्ध तरीके से जब हम लिखते हुए चलेंगे, और 3 चीजें हमेशा याद रखिएगा, इंट्रोडक्शन,
हर एक उत्तर में इंट्रोडक्शन देना ही देना है। 2, 4 नंबर 10 नंबर मिलने की जो प्रकृति होती है ना, वो वहीं दिख जाती है। वहीं से एग्जामिनर जो इंट्रोडक्शन पढ़ता है वहीं से समझ जाता है कि आपके उत्तर में वो सारी चीजें है या नहीं है जिसकी इस प्रश्न में अपेक्षा की जाती है। तो आपको इंट्रोडक्शन देना ही देना है, कम शब्दों में देना है और सभी चीजों को सम्मिलित करना है। फिर मुख्य भाग में सभी पॉइंट्स को, है ना, यहां पर प्रश्न में क्या था, अगर प्रश्न देखें तो हम यहां पर देख सकते हैं। सबसे पहला क्या था, संथाल विद्रोह के कारण। तो कारण हमने बता दिया, जो यहां पर जनजातियों का शोषण था, प्रशासन के द्वारा उनकी हेल्प नहीं की जाती थी, ऋण जाल में वो फंसते चले गए, ये सभी कारणों के रूप में रहा। और परिणाम क्या हुआ, परिणाम हुआ कि इनके मन में विद्रोह की भावना जगी और बड़े स्तर पर विद्रोह हुआ। अंततः यहां पर क्या हुआ, अंग्रेज या तो क्षेत्र छोड़कर चले गए या फिर जो रहे वो डर के साए में रहे और साथ ही साथ यहां पर एक जिले की भी स्थापना कर दी गई। तो यहां पर क्या करना था, मूल्यांकन करना था। तो मूल्यांकन हमने कैसे किया कि विद्रोह तो हुआ, अंततः दबा दिया गया, लेकिन कुछ हद तक ये सफल भी रहा। तो ये क्या हो गया, इस प्रकार से मूल्यांकन हो जाता है। तो क्रमबद्धता, तीनों भाग अवश्य ही लिखे, जहां पर निष्कर्ष की आवश्यकता हो वहां निष्कर्ष लिखे, अन्यथा की स्थिति में 2 जो हमारा है इंट्रोडक्शन और मेन बॉडी, दोनों में ही हमारा उत्तर परिपूर्ण माना जाएगा। ठीक है ना। तो आशा करता हूं ये समझ में आया होगा। और इसके साथ साथ आप लोग इस प्रश्न का भी उत्तर लिखेंगे कि पटना कलम चित्रकारी की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो इसमें उत्तर कैसे लिखना है थोड़ा सा बता देता हूं। सबसे पहले पटना कलम चित्रकारी की इंट्रोडक्शन देनी है कि ये क्या है, ठीक है ना। उसके बाद से इसकी विशेषताओं को लिखना है। ठीक, चलिए तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।